Now, today I will start the Ohm's law. Most important topic for class 10 science, Ohm's law. Very most important topic, Ohm's law. So, what is the statement of Ohm's law? Ohm's law का statement क्या है? Ohm's ने क्या बताया है? तो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया है। उस रिलेशन को हमें यहाँ पे समझना है। और उन्होंने क्या इसकी डेफिनेशन बताई है? अकॉर्डिंग टू ओम, according to Ohm's, the applied potential is directly proportional to flow of current in a conducting wire. The physical condition does not change. So according to Ohm's law, the applied potential is directly proportional to flow of current in a conducting wire. The physical condition does not change. This is the statement of Ohm's law. पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन ओम्स ने दिया है और लास्ट में उन्होंने बताया कि द फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। यदि हम ये कंडीशन नहीं लिखते हैं तो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारा है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ओम्स लॉ। इसलिए फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो ना तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े, ना तो ह्यूमिडिटी, मींस नो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इफेक्ट। व्हेन वी हैव टू टेक द एक्सपेरिमेंट, गिव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। जब मैं पोटेंशियल और करंट के बीच में एक्सपेरिमेंट करूं, रिलेशन फाइंड आउट करूं, उस समय किसी भी कंडक्टिंग वायर में हम करंट फ्लो करेंगे तो ऐसा नहीं कि उस कमरे का, जहां पे जिस रूम में हम ये प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें उसका टेम्परेचर चेंज होता रहे। इस बात को विशेष ध्यान देना है कि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो एक्सपेरिमेंट करते समय उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। So according to this definitions, potential is directly proportional to current. Potential, applied potential directly proportional to flow of current. This is the symbol of directly proportional. Potential, applied potential is directly proportional to flow of current. V equal to IR. V equal to IR. Where R is the proportionality constant. What is R? Proportionality constant, which is called resistance. वो प्रोपोर्शनलिटी क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? B अपॉन I एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? ओम।
ओम का सिंबल है ये, ओम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसी साइंटिस्ट के नाम पर ही इस रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम पड़ा है ओम। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होगा लीनियर होगा। लीनियर मीन्स वोल्टेज और करंट के रेशियो में जो रेजिस्टेंस लीनियरली वैरी होगा। ये जो ग्राफ है ये लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है इस तरह से रहेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है वायर से। यदि हम किसी वायर को बहुत ज्यादा मोड़ दें तो उसमें जो करंट फ्लो होती रहती है उसमें क्या हो जाता है? अपोजिशन हो जाता है। तो जैसे एक प्लेन वायर है उसमें हम करंट फ्लो करें और एक उसी वायर को फिर हम क्या करें, उसको रिंग फॉर्म में बना दें, तो हम देखेंगे कि जो रिंग फॉर्म में वायर होगा उसमें करंट कम फ्लो होगी। मींस यहाँ पे करंट में क्या होगा? अपोजिशन। जैसे आप समझ सकते हैं इसको कि एक रास्ता बिल्कुल प्लेन है, उसमें दौड़ना आसान है, और एक ऊबड़ खाबड़ है, उसमें चलना कठिन होता है। तो ऊबड़ खाबड़ से क्या होता है? हमारे चलने में रुकावट पैदा होती है। उसी तरह से कंडक्टिंग वायर में, ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। इस कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रही है तो इसमें तो करंट आसानी से चली जाएगी क्योंकि वायर प्लेन है। अब इस वायर में, वायर को मैं ऐसे ऐसे मोड़ दूं तो करंट क्या होगी? यहां से यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, मींस यहां पे कोलिजन होगा, टकराएगी करंट आपस में ऊपर नीचे जाके, तो यहां पे करंट का पोजीशन होगा। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस which opposes the flow of current through the conducting circuit। कंडक्टिंग सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का जो अपोज करता है that is called resistance। so resistance क्या है? resistance it is the property of material। ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current, which opposes the flow of current through the conducting wire, which opposes the flow of current through the conducting wire। so what is resistance? आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इट इज obstructions provide to flow of current। करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होती है, करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होती है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मींस रेजिस्टेंस एक प्रकार का अपोजिशन है जो ये नहीं चाहता कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो। तो जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते घटाते हैं। अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस आता है, अलग अलग वैल्यूज होती है। हमें जरूरत है 5 ओम रेजिस्टेंस मींस 5 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है तो कितनी करंट घटानी है, 10 ओम का करना है, 20 ओम का, 100 ओम का, जितनी वैल्यू करंट की डिक्रीज करनी है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। इट्स एसआई यूनिट ओम। इसका नोटेशन है
सिंबल है ओम. Ohm is the name of scientist who gave the relation between potential and current, the proportionality constant which is a resistance. Ohm. और इसको हम it is denoted by कैपिटल R. इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं. सर्किट में कहीं भी कैपिटल R लिखा हुआ है या इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है. ये क्या है, रेजिस्टेंस है. ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस. इसी में यदि सिंबल कभी कभी आप देखेंगे ऐसा सिंबल बना होगा, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या, वेरिएबल. दो प्रकार से रेजिस्टेंस होते हैं. एक कांस्टेंट मींस इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, 10 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है, इसकी वैल्यू फिक्स है तो ये कांस्टेंट होगा. वेरिएबल मींस टाइम टू टाइम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल है यहाँ पे रिहोस्टेट. रिहोस्टेट हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल है. आपने नाम सुना होगा रिहोस्टेट. रिहोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो दिस इज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड टू फ्लो ऑफ करंट. कुछ भी कह सकते हैं, मेन अपोजिशन है. उसके बाद ये रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है ये किन पे डिपेंड करता है. तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला R इक्वल टू रोयल बाई ए. हम इसकी बात करते हैं. R इक्वल टू रोयल बाई ए में L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर. L length of conducting wire, rho is the resistivity और A area of conducting wire. तो R इक्वल टू रोयल बाई ए में कोई वायर है, मानो कि ये वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा और उसकी रेजिस्टिविटी मींस कितने मीटर का है वायर उस पर डिपेंड करता है. तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. इसमें फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर पे. पहला है टेम्परेचर. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. बेसिकली इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस then resistance also increases. तो जब वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर. तो किसी वायर का यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. दूसरी चीज लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है इसको हमें ध्यान रखना है. पहला टेम्परेचर पे, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. लेंथ ऑफ वायर, कंडक्टिंग वायर, आप देख सकते हैं यहाँ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
इसका मतलब यदि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहां पर लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल टू L। R प्रोपोर्शनल L का मतलब है इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, if length of conducting wire increases, then resistance also increases। यदि किसी वायर की लेंथ इंक्रीज होती है तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जैसे हम यहां से 1 किलोमीटर वायर ले जाएं और वहां लाइट लगा दें तो हम देखेंगे कि बल्ब जलेगा। उसी को 2 किलोमीटर और 2 ले जाएं तो हम देखेंगे कि बल्ब जलेगा, लेकिन जो 1 किलोमीटर में बल्ब जल रहा था 2 किलोमीटर पे वो बल्ब थोड़ा सा डिम हो जाएगा, जिसकी इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर बढ़ता जाएगा उसमें से रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब करंट डिक्रीज होती जाएगी, और करंट डिक्रीज होना मींस लाइट की इंटेंसिटी, उस बल्ब की इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। थर्ड इसमें है, थर्ड पॉइंट इसमें है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे ये डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ मटेरियल is increases, then the resistance also increases। यदि किसी वायर का रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, घटता है तो दूसरा भी घटता है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। फोर्थ है एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर, मींस वायर रेजिस्टेंस इस बात पे निर्भर करता है कि जो वायर है वो मोटा है कि पतला है। हमने हमारे घर में जो हम सप्लाई में वायर का यूज करते हैं वो वायर पतला है कि वो वायर मोटा है, किस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो। रेजिस्टेंस ज्यादा होना मींस लॉस, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होना। और रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम रहे, और यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम है या होनी चाहिए तो हमें वायर कितना मोटा या पतला यूज करना चाहिए, इस बात को हम ध्यान रखना है। तो आप यहाँ रिलेशन से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है यदि डायरेक्ट रहता है रिलेशन, और यही सिंबल को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं यदि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। यही सिंबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है जब कोई चीज डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। अब इसका मतलब ये है कि किसी वायर की एरिया यदि बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। इसका मतलब ये होता है, तो हम कह सकते हैं इफ एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर is increases, then the resistance of that wire is decreases। रेजिस्टेंस घटना बहुत अच्छा है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि रेजिस्टेंस घट जाए। इसका मतलब हमें यदि वायर में इजीली करंट फ्लो करना है तो उस वायर के एरिया क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है।
तो वायर की एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ओम्स लॉ हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। अब यहां पे हम दो वायर लेते हैं, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब जो वायर होता है रॉयल बाई ए जो होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वायर होता है वो किस फॉर्म में माना जाता है, सर्कुलर फॉर्म में। वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो वायर होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यदि वायर है तो उसमें फार्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर। यहां से हम ये बता सकते हैं कि यदि वायर की रेडियस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेडियस पे डिपेंड करता है। जैसा एग्जांपल में मैं यहां पे लूं, एक थिक वायर लूं और एक थिन वायर। ये थिन वायर है और ये थिक वायर है। एक थिन वायर लेता हूं और एक थिक वायर लेता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस वायर में करंट इजीली फ्लो होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसकी एरिया क्या है, A1। इसकी एरिया क्या मान लेता हूं, A2। तो हमारे पास रिलेशन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इसको हम यदि रिलेशन में फाइंड करें तो ये R1/R2 इक्वल टू A2/A1 हो जाएगा। R1/R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा, R1/R2। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू A2/A1। मतलब यदि इसको रेडियस में चेंज करें तो R1/R2 इक्वल टू A2 मींस पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। R1/R2 where R1/R2 is the radius, small R1/R2 is the radius of wire और कैपिटल R1/R2 is the resistance of that wire। कैपिटल R1/R2 क्या है, उस वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका एरिया A1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसकी एरिया A2 है। अब एरिया जिसकी ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अब यहाँ देख सकते हैं एरिया किसकी ज्यादा है, इसकी। जिसकी एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा क्योंकि एरिया इसकी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, उसमें करंट इजीली फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट फ्लो easily through the thick wire। तो किस वायर में करंट इजीली फ्लो होगी, थिक वायर। वो वायर जो मोटा है उसमें करंट इजीली फ्लो होगी, और जो थिन है, जो पतला है, उसकी एरिया कम है, इसलिए उसमें करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। तो इस प्रकार से ये है हमारा डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। Which factor? There are 4 factors: temperature, length of conducting wire, और resistivity and
एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर, इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो R इक्वल टू हम देखें, R इक्वल टू रोयल बाई ए। कोई वायर है जिसकी लेंथ को यदि हम 1 मीटर कर दें और इसकी एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, मीन्स लेंथ की जगह पे 1 मीटर और एरिया की जगह पे क्या पुट कर दें, 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो। मीन्स रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। एक प्रकार से रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस in which length of wire is 1 meter and its area is 1 meter square। मतलब रेजिस्टिविटी उस वायर का स्पेशल केस है, रेजिस्टेंस ही है लेकिन उसका एक स्पेशल केस है। ये तब का केस है जब उस वायर की लेंथ को 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दिया जाए, तब उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। मींस रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके लिए दो चीजें स्पेशल हो जाती हैं, लेंथ और एरिया। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, इज द स्पेशल type of resistance, special type of resistance in which length of wire is 1 meter and its area is 1 meter square। यदि इसकी लेंथ को 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज द स्पेशल केस ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, अपोजिशन टू प्रोवाइड द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होने का रुकावट होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी भी वही चीज है, लेकिन करंट फ्लो होने का रुकावट वो 1 मीटर के लेंथ में करता है। तो स्पेसिफिक हो जाता है, जब स्पेसिफिक हो जाता है तो उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी को इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफाई हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब यहां से हमें इस रेजिस्टिविटी रो की यूनिट फाइंड करना है। तो आप यहां से रो इक्वल टू फाइंड कर ले, क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यहां आ जाएगा, एल डिवाइड हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो हमें इसकी यूनिट फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से ओम मीटर, मीटर बचेगा। तो इट इज द एसआई यूनिट, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, और ओम सेंटीमीटर हो जाए तो इट इज द सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट में एसआई और सीजीएस होती है, तो एसआई में मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये हमारा सीजीएस यूनिट है ओम सेंटीमीटर, एसआई यूनिट ओम मीटर। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा 1 नंबर का ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, या
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान रखना है एसआई यूनिट हमेशा पूछा जाता है रेजिस्टिविटी का, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ओम मीटर होता है, उल्टा नहीं करना। ओके, कंप्लीटेड। नोट डाउन कर लें इसको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन टू टाइप का होता है। इसका कॉम्बिनेशन टू टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सीरीज और पैरेलल हम कह किसको रहे हैं। तो हम समझते हैं इसको, ये हमारे पास एक वायर है। जब किसी वायर में आप करंट फ्लो करते हो तो वायर में करंट फ्लो होती जाती है, वायर में करंट फ्लो होती जाती है, उसे हम कहते हैं सीरीज। मींस करंट का कोई डिवीजन ना हो। डिवीजन का मतलब जब करंट दो या दो से अधिक ब्रांच में डिवाइड हो जाती है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज में करंट का कोई डिवीजन नहीं होता। इसी में हम एक वायर इधर जोड़ दें, हम रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दें। अब ये करंट जब यहाँ से चल रही थी तो ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गई, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। तो जहां से करंट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, दो या दो से अधिक कितनी भी ब्रांच हो जाए ऐसे, ठीक है, तो ये मींस यहां से ये सभी ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। और यदि करंट का डिवीजन नहीं होता तो क्या कहलाएगा, वो सीरीज। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारी सर्किट होती है, कई सारे रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं सर्किट में, और यहाँ पे सेल लगा दें। सेल है या बैटरी, यहाँ का रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस R2, R3, और इसमें करंट फ्लो रही I। अब आप ध्यान से देखें, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है सभी रेजिस्टेंस में I ही फ्लो हो रही है। करंट का कोई डिवीजन नहीं हो रहा, मींस यहाँ से कोई ब्रांच नहीं है, करंट का कोई डिवीजन नहीं। यहाँ से जो भी करंट जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे फ्लो होगी, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो होगी। अब जब करंट फ्लो होगी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। V1 V2 पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं, मींस जो लॉस क्रिएट होता है उसको हम मेजर करते हैं पोटेंशियल से। तो इसका डेरिवेशन देखें, यहाँ का जो पोटेंशियल टोटल है वो V है। अब इसमें करंट तो सेम है, सर्किट में क्या सेम है, सभी रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो हो रही है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। तो वोल्टेज जो अलग है वो हम देखेंगे कितना। टोटल वोल्टेज बैटरी का यदि मान लो यहाँ से जो हम सप्लाई देते हैं तो वही वोल्टेज इसमें टोटल ड्रॉप होगा। यदि हम यहाँ 20 वोल्ट का ड्रॉप देंगे, 20 वोल्ट की सप्लाई करेंगे तो 20/3 हो जाएगा, ये 20/3 20/3 20/3, मतलब ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज V = V1 + V2 + V3। अब देखें
According to Ohm's law, यदि ओम के नियमानुसार हम चले तो B इक्वल टू क्या होता है IR, B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2, B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3। I सब में कॉमन है, क्यों? क्योंकि करंट तो डिवीजन हो नहीं रही, क्योंकि करंट यहाँ सीरीज में है, तो जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगी उतना ही करंट यहाँ फ्लो होगी, उतना ही करंट यहाँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो B इक्वल टू आई आर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो यहाँ से आई आर इक्वल टू हम आई बाहर ले लें, अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल, आर इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर। इस आर को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो तीन रेजिस्टेंस हमने लिए थे R1 R2 R3, सो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इज द sum of all resistance which are connected in series combination. In series combination, total resistance is the sum of all resistance which are connected in series combination. Total resistance